ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र कुमार आपका चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं आजकल टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने, 118। इसके अंदर जो प्राकृतिक हैं नेचर ने दिए हुए हैं हमको, ये हैं 94। और जो बनाए हमने यानी कृत्रिम है, आर्टिफिशियल जिसको हम कहेंगे, ये हैं 24। तो कितना हो गया, 118। इसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु होते हैं, जिसमें धातु हैं 91, उपधातु जिसको हम कहेंगे मेट्रॉइड, धातु को हम कहेंगे मेटल्स, और ये होते हैं नॉन मेटल। तो अब धातु हैं 7। तो आगे कितना बचा, धातु बच गया, अब आपका अधातु बचा 20। ये अभी फिलहाल में है। जब हम 1970 में पढ़ते थे उस टाइम पर ये एलिमेंट्स थे 108। दिन प्रतिदिन इनकी खोज होती गई और ये बढ़ते गए। तो अभी हम इसको पीछे लेके चलते हैं कि इसकी आवर्त सारणी की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम देखते हैं इतने सारे एलिमेंट हैं, उनको यदि अव्यवस्थित तरीके से रखा जाए तो हम उनको याद नहीं कर पाएंगे और हमें यह पता नहीं पड़ेगा कि इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या क्या हैं, उनके परमाणु भार क्या है, उनके परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसको देखते हुए शुरुआत में ये बात 1871 की है, नहीं 1817 की है, यदि 1817 की बात है। एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था डाबो राइनर। डाबो राइनर। और ये साइंटिस्ट कहां के थे, जर्मन के। इन साइंटिस्ट ने देखा उस समय पर टोटल एलिमेंट्स 21 होते थे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 21। इनका अरेंजमेंट करने के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक अपना नियम निकाला, जिसको हम कहते हैं डाबो-नायर का क्रिक सिद्धांत। क्रिक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लॉ ऑफ ट्राइड्स। इन्होंने एक नियम निकाला, यानी 5 ट्राइड्स बनाई, 5 तरह की ट्रिक बनाई, और उसमें देखा उन्होंने
उसमें उन्होंने एलिमेंट्स को इस प्रकार रखा कि उनके परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में हो, उसके बाद उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण मिलते हुए हों। इस तरह की 5 ट्रिक्स बनाई। तो उसमें क्या क्या था? पहली ट्रिक्स में लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम। यानी उन्होंने बताया कि यदि हम लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार देखें और उसका एवरेज लें, तो एवरेज जो बीच वाला है सोडियम, उसके परमाणु भार के बराबर होगा। तो लिथियम का देखिए कितना होता है 7, और पोटेशियम का होता है 39। कितना हो गया? 46। एवरेज लेने के लिए 2 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो गया? 23। तो सोडियम का कितना था? 23 परमाणु भार था। इस तरह से उन्होंने 5 ट्रिक बनाई, जिसमें पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद दूसरे वाले में कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम और बेरियम। दूसरे ट्रिक में लिया उन्होंने, तीसरे ट्रिक में लिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चौथे में लिया उन्होंने सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम। यानी ये 4 ट्रिक, उनकी 4 ट्रायल्स ठीक चली। 5वां उन्होंने बनाया नाइट्रोजन, पोटास और आर्सेनिक। ये ट्रिक्स, यहां पर उनका नियम लागू नहीं हुआ, यानी 4 ट्रिक्स तक रुक के रह गए। और इस कार्रवाई में उनको करने में 1817 में उन्होंने शुरू किया था और 1829 में वो इसको कंप्लीट कर पाए। लेकिन ये भी अधर में लटका रह गया। यानी वो इतना ही बता पाए कि इस सिद्धांत के मुताबिक, यानी जो त्रिक का सिद्धांत है, इसके मुताबिक यदि हम ऐसे एलिमेंट्स लें जिनका परमाणु भार बढ़ते क्रम में हो और रासायनिक गुण और भौतिक गुण उनके मिलते हुए हों, तो जैसे ये 3 लिए हुए हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो यदि हम पहले वाला और दूसरे वाले का एवरेज लें, तो जो एवरेज आएगा वो किसके बराबर होगा? सोडियम के परमाणु भार के बराबर होगा। इसके बाद, इस उपलब्धि के बाद नई नई कोशिशें होती रही और इस कोशिश के बाद अभी नंबर आया, एक साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, उनका नाम था अलेक्जेंडर न्यूलैंड। अलेक्जेंडर न्यूलैंड
इन्होंने 1865 में 1865 में एक सिद्धांत बनाया जिसको बोलते हैं अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने बताया, इन्होंने भी सेम उसी तरह से इन एलिमेंट्स को, इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा और ऐसा सेट किया कि उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण तकरीबन मिलते जुलते हुए हों। तो उन्होंने पहले क्या किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उस समय पर जब ये न्यूलैंड्स आए थे, उस समय पर 65 एलिमेंट थे। टोटल कितने तत्व थे? 65। इन्होंने, जैसा कि हिंदी शास्त्रीय संगीत में होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसको हम लेते हैं सा रे गा मा पा धा नी और फिर क्या आएगा? सा आएगा। यानी 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद फिर क्या आता है? सा आता है। तो उन्होंने बताया इन 7 स्वरों के मुताबिक जो 8वां जो हमारे तत्व हैं, जो 8वां तत्व आएगा उसका केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी भौतिक और रासायनिक गुण जो पहले वाला है उससे मिलता हुआ होगा, उसके समान होगा। तो क्या है ये? फ्लोरीन, उसके बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यदि हम यहां ना छोड़कर यहां से स्टार्ट करें, लिथियम से स्टार्ट करें, तो यहां से गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम से कौन सा मिलेगा? सोडियम, जो कि सेम प्रॉपर्टी जिसकी होंगी, सेम उसके गुण होंगे। उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम, सॉरी क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सॉरी, यानी इन्होंने क्या किया, और उस टाइम पर क्या थे? टोटल जो एलिमेंट थे वो कितने थे? 56 थे। 56 एलिमेंट थे और 56 के बारे में उनको ये अष्टक का नियम लगाना था। तो उन्होंने कोशिश की काफी। इसमें यही बताया उन्होंने कि यदि हम पहले वाले एलिमेंट्स का, इन एलिमेंट को इस तरतीब से रखा, इस परमाणु भार के क्रम में रखा, इस परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, जिसके केमिकल और फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण मिलते हुए हों। इसमें उन्होंने बताया यदि हम हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको हम 7 स्वरों के मुताबिक रखें
तो 8वां जो स्वरूप होगा, जो सा है, ये क्या होगा, फिर 8वें स्वरूप आएगा। और पहले वाले के और 8वें वाले के गुण क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। यदि हम इसको स्टार्ट करें बेरियम से, तो यहां से आप काउंट करना शुरू करें, तो इस मैग्नीशियम के गुण किससे मिलेंगे, बेरियम से मिलेंगे। लेकिन ये इनकी कोशिश सिर्फ कैल्शियम पर ही जाकर रुकी। कैल्शियम के बाद ये बना नहीं पाए, यानी 56 जो थे आपके ऐसे ही रह गए। इसके बाद आए मेंडलीफ, मेंडलीफ ये मेंडलीफ जब मेंडलीफ आए, इन्होंने 1869 में अपनी कोशिश की, एफर्ट किया, और 1872 पर एक जर्मन के बुक्स में, जर्मन की एक जर्नल में अपने इस आवर्त सारणी को प्रकाशित कराया। यानी कोशिश कब से किया, 1869 से, और 1872 में अपने जो उनकी आवर्त सारणी थी उनको पब्लिश कराया। तो अब ये शुरू होती है आवर्त सारणी की बात। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। खास जनक, यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। इन्होंने स्वयं उसी तरह से जैसा कि पीछे वाले दो साइंटिस्ट ने किया था, परमाणु भार को ध्यान में रखा गया, फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनके जो गुण थे, उनको ध्यान में रखा गया। यानी क्या क्या किया उन्होंने, जो एलिमेंट थे, तत्व के रासायनिक गुण, और भौतिक गुणों को ध्यान में रखा गया। भौतिक गुणों को ध्यान में रखा गया तथा परमाणु भार, परमाणु भार को आधार माना गया। जब ये मेंडलीफ आए, तो मेंडलीफ के टाइम पर जो एलिमेंट थे कितने थे, 63 एलिमेंट थे। एलिमेंट थे, यानी 63 तत्व थे। इन्होंने क्या किया, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो गुण थे, गुण में दोनों आते हैं, केमिकल और फिजिकल दोनों गुण आएंगे, उनको ध्यान में रखा गया।
रखा गया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इसके जो गुण थे, केमिकल गुण और भौतिक गुण को ध्यान में रखा गया। तो इसमें इनके जो बनने वाले ऑक्साइड है, जैसे ऑक्सीजन से ऑक्साइड और हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड, इनको मूल रूप माना। और ये क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आसानी से अदर एलिमेंट से क्रिया कर जाते हैं, तो इनको लेकर चलिए। इसके बाद तो आप नेक्स्ट लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक सक्रिय हैं, जो कि किसी भी एलिमेंट से आसानी से क्रिया कर जाते हैं। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन सक्रिय एलिमेंट है, सक्रिय तत्व है, जो आसानी से दूसरे तत्वों से क्रियाशील है। इसके बाद इन एलिमेंटों को एक विशेष क्रम में सजाया गया, एक इस तरह से इनका अरेंजमेंट किया गया, एक स्पेशली अरेंजमेंट किया गया, जिससे कि अधिकांश एलिमेंट को जगह मिले और उसका अलग अलग वर्गीकरण हो सके। यानी चौथा पॉइंट क्या है? ये तत्वों को विशेष क्रम में लगाया गया, विशेष क्रम में व्यवस्थित किया गया, ताकि अधिकतम को स्थान मिल सके। ताकि अधिकतम तत्वों को स्थान मिल सके। तो इन्होंने देखा, इस तरह से सेटिंग करने के बाद में कुछ तत्वों की जो उनके गुण थे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, तो ऐसे तत्व उस क्रम में आए जिनके की कुछ आवर्ती के बाद, यानी कुछ पीरियड के बाद उनके गुण आपस में मिलते थे। यानी सपोज हाइड्रोजन को पकड़ाए तो कुछ क्रम के बाद, कुछ पीरियड के बाद में, कुछ समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद में, कुछ आवर्ती के बाद क्या हुए, उनका रिपीटेशन हुआ। ऐसे एलिमेंट्स आए जिनका की ऐसे आवर्त में आए, इस एक निश्चित आवर्त में आए, जिससे कि उनके आने वाले तत्वों का जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपस में मिलते थे। तो एक विशेष आवृत्ति के बाद आ रहे थे, तो इसलिए इसको हम कहते हैं, उन्होंने नाम दिया इसका आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, जिसको हम कहते हैं आवर्त फलन। जिसको हम आवर्त फलन भी कहते हैं।
तो ये उनका जो उन्होंने व्यवस्थित किया था, जो अरेंजमेंट किया था, उसके बारे में बात है। लेकिन इनके किए हुए काम में थोड़ी कुछ कमी आई, उनको हम आगे देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूं। यानी आवर्त सारणी की डेफिनेशन क्या हो गई? आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसके अंदर तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण को ध्यान में रखा जाता है, और ये देखा गया यहां तक, मैंडलीफ तक, कि आवर्त सारणी जो बनाई गई थी वो परमाणु भार को ध्यान में रख के बनाई गई थी, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान, इसको ध्यान में रख के बनाई गई, यानी परमाणु भार को ध्यान में रखा था। इसकी कुछ लिमिटेशन थी, यानी इसकी कुछ खामियां थी जो उन्होंने बनाई थी मैंडलीफ ने, उसमें कुछ कमियां रह गई। यानी वो टोटल उस टाइम पर 63 एलिमेंट थे, जिसमें से पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, और लास्ट वाला एलिमेंट था उनका थोरियम। हाइड्रोजन। तो ये अपनी सारणी के अंदर सिर्फ 56 को ही एडजस्ट कर पाई, 56 एलिमेंट को ही सेट कर पाई। तो इसका देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई, जो खामियां थी, यानी उपलब्धियां। दूसरी भाषा में लिखता हूं कमियां। क्या क्या कमियां थी? इनकी सारणी के अंदर, जैसा कि इन्होंने नियम दिया था कि जो एलिमेंट लगाए जाएंगे वो कैसे होंगे? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले जिसका परमाणु भार कम है वो आएगा, उसके बाद उससे कुछ ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला, इस तरह से सेट किए जाएंगे। लेकिन जब निकिल और कोबाल्ट की बात आई, निकिल और कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का जो परमाणु भार है वो ज्यादा है और निकिल का कम है। लेकिन इनके टेबल के अंदर कोबाल्ट को पहले लिया गया और निकिल को बाद में लिया गया। यानी पहले किसको लिया गया? कोबाल्ट को, और निकिल को बाद में लिया गया। लेकिन क्या होना चाहिए था? निकिल को पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। दूसरा, इन्हें पता था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये एलिमेंट की खोज होती रहेगी और भी एलिमेंट आते रहेंगे। जैसा बताया था मैंने 1970 में कितने थे? 108। अभी कितने हो चुके हैं? 118। इस तरह से इन्होंने सोचा कि एलिमेंट्स और भी आते रहेंगे, तो इन्होंने अपनी, यानी पहले वाला हम लिखते हैं इसको खामियों में, कुछ कम परमाणु भार वाले तत्वों को
बाद में लिया गया। यानी कम परमाणु भार वाले तत्व पहले आने थे, लेकिन उन्हें ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के बाद लिया गया। इसमें देखते हैं आप, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, निकेल और कोबाल्ट के बारे में। यहां पर उदाहरण दीजिए, जैसे कोबाल्ट एंड निकेल, क्या होना चाहिए था? निकेल एंड कोबाल्ट, निकेल एंड कोबाल्ट होना चाहिए था। कि क्या हुआ? कोबाल्ट को पहले ले लिया गया और निकेल को बाद में ले गया। दूसरी बात, इन्होंने अपनी सारणी में कुछ स्थान रिक्त रखे गए। सारणी में कुछ स्थान रिक्त रखे गए। ये कोई बुरी बात नहीं है, इनको पता था कि वहां बाद में फिर और एलिमेंट्स आएंगे, उनको छोड़ दिया गया। जब रिक्त रखे गए तो उन्होंने इसका नाम दिया, एक जैसे कि एक का बोरॉन, उसके आगे का एक स्थान रिक्त रखा गया और आगे चलकर जब खोज हुई तो उसमें एक एलिमेंट आया Sc, इसको बोलते हैं स्कैंडियम। दूसरा एक स्थान रखा है इन्होंने खाली, उसका नाम दिया एक का एल्यूमिनियम। और इसके बाद जो एलिमेंट आया उसका नाम हो गया Ga, यानी गैलियम। एक और स्थान रखा गया ए का सिलिकॉन। और जिसके उस खाली जगह पर आया एक Ge, यानी जर्मेनियम। जर्मेनियम, यानी ये 3 स्थान खाली रखे गए थे। इसके अलावा और भी स्थान खाली रखे गए, यानी उस टाइम पर कोई गैस नहीं थी, निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, तो यानी गैसों के स्थान भी खाली रखे गए। निष्क्रिय गैसों के स्थान खाली रखे गए। और ये कहां पर आते हैं? आपके
पी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद इनके बनाए हुए सारणी में हाइड्रोजन का कहीं स्थान नहीं था। स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। इसके बाद जैसा मैं बता रहा हूं कि इसमें हाइड्रोजन तत्व का स्थान निश्चित नहीं था, तो यहां पर आती है बात समस्थानिक की। तो समस्थानिक को हम लेके चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाता हूं मैं। यानी 5वां एक पॉइंट था समस्थानिक तत्वों के लिए स्थान नहीं। स्थान निश्चित नहीं। तो हम समस्थानिक लेते हैं। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे तत्व जिनका की परमाणु क्रमांक 1 हो। समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार असमान हो। उनको हम कहते हैं समस्थानिक। तो हम देखते हैं, पहले हम हाइड्रोजन के देखते हैं। हाइड्रोजन के H11, H12, H13 इसको मैं प्रॉपर ले लेता हूं। H11, H12, H13 आप देख रहे हैं, ऊपर भी घात लगा हुआ है और नीचे भी 1 2 3 लिखा हुआ है। तो जैसा मैं पहले बताया था आपको कि किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज होती है। कोई एक एलिमेंट है, उसके बीच में क्या होता है? नाभिक यानी केंद्रक, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है?
उदासीन होता है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार यानी एटॉमिक मास बराबर होता है एटॉमिक मास, जिसको बोलते हैं हम परमाणु भार। ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी किसी भी ऑर्बिट और किसी भी तत्व के अंदर जो केंद्रक में यानी नाभिक में उस एलिमेंट के जो प्रोटॉन हैं और उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? उसका एटॉमिक मास होगा, यानी क्या होगा? परमाणु भार होगा। ठीक है। अब है परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या, जिसको हम बोलते हैं संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस यानी किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो क्या होगा? उसका परमाणु संख्या होगी, यानी क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर, या बोलेंगे उसको परमाणु क्रमांक। तो अभी देखिए मैं बताया था, यानी समस्थानिक क्या चीज है? जिसके अंदर परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, असमान हो। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि ये पी क्या है? दोनों में कॉमन है, परमाणु संख्या में और परमाणु भार में पी कॉमन है। यानी जितना प्रोटॉन्स इस पी में इस न्यूक्लियस में होगा वो किसकी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो फर्क किसमें पड़ता है? न्यूट्रॉन में, यानी न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो न्यूट्रॉन कम या ज्यादा होंगे तो क्या होगा? ये समस्थानिक बन जाएगा, यानी जिसको बोलते हैं समस्थानिक को हम बोलते हैं दूसरी भाषा में आइसोटॉप। आइसोटॉप। तो आइसोटॉप्स क्या चीज है? ऐसे एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जिनके की परमाणु भार अलग हो, भिन्न हो और परमाणु क्रमांक एक जैसे हो, उसको क्या बोलते हैं हम? आइसोटॉप्स या समस्थानिक कहते हैं। तो हम देखते हैं क्या है। अच्छा, अभी देखिए यहां पर जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है, इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? ए। और जो परमाणु भार है, नहीं परमाणु नंबर है, यानी परमाणु क्रमांक है, इसको हम बोलेंगे जेड। तो किसी भी एलिमेंट के यदि इधर नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये क्या है? ये ए है, यानी ये क्या है? ये जेड है। ये परमाणु संख्या है या परमाणु क्रमांक है, यानी ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। इसको कहां लिखते हैं हम? नीचे। और ऊपर जो लिखा हुआ है, सपोज यहां 5 है, सपोज किया मैंने, ये कार्बन का इतना नहीं होता है, मैं सपोज कर रहा हूं, 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या है? आपका ए है, यानी कि क्या है? एटॉमिक वेट है, यानी एटॉमिक मास है। यानी ऊपर लिखने वाला क्या है? आपका एटॉमिक मास है। यानी अभी इसमें देखें आप, जो H1 1H1 क्या मतलब? ये क्या हो गया? ये परमाणु संख्या हो गई, और ये वाला क्या हो गया? परमाणु भार हो गया। तो 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम।
1s2 को हम कहेंगे ड्यूटोरियम। वन एच थ्री को हम कहेंगे ट्रीटियम, ट्राइटियम। अब इसमें देखिए आप, यानी इस तरह के जो समस्थानिक थे यानी आइसोटॉप्स थे, इनके लिए जो आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की, उसके अंदर उसमें जगह नहीं थी। ये इसके क्या थे? ड्रॉबैक थे, यानी ये इसकी कमियां थी। इन सबको देखते हुए आगे एक साइंटिस्ट हुए, उसको हम बोलते हैं मूसले। मूसले ने एक नई आवर्त सारणी बनाई, जिसको हम कहते हैं आवर्त सारणी को आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका निर्माण किया गया और इसका निर्माण करते हुए कुछ चेंजिंग की गई, यानी ये आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर ना लेकर परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई। ये अगले भाग का चैप्टर है, इसको हम आगे देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ठीक तरह समझ में आया होगा। तो फिर इस चैनल को आगे देखने के लिए लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बार बार मेरे साथ आने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी कमेंट्स जो आपने दे रहे हैं, जो आप कमेंट्स दे रहे हैं, उनको रेक्टिफाई कराने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।